नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है नफरत है तेरी मोहब्बत से। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मुंबई हाई कोर्ट। ऑर्डर कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज ने कटघरे की ओर देखा और 13-14 साल की प्यारी सी लड़की को वहां खड़ा देख करके आश्चर्यचकित हो गए। जज ने मुलायम स्वर में कहा, बेटा मैंने आपकी फाइल पढ़ा है। यह जान करके बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि आपने अपनी मम्मी पर केस किया है। क्या यह सच है बेटा? उस बच्ची ने अपना सर हाँ में हिलाया और चुपचाप उसी तरह खड़ी रही। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत उदास थी, लगता था बहुत रोई थी। जज कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से कहा, बेटा मैंने आपकी केस का पूरा अध्ययन किया है। पहली बात, केस बहुत कमजोर है। मैं शुरू में ही इस केस को खारिज करना चाहता हूँ। दूसरी बात है, मैंने ख्याल किया है कि आपने अपनी मम्मी को कहीं भी बुरा नहीं बताया है। वो आपका बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत प्यार करती हैं आपसे। आपने लिखा है कि उनके सिवा आपका कोई नहीं है, फिर आप उनसे अलग क्यों होना चाहती हैं? और अगर छोटी छोटी बात पर इस तरह से आप जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स पर केस करने लगे तो जो अपराधी हैं उनका क्या होगा? अंजलि जोशी, जो उस बच्ची की वकील थी, झट से खड़ी हुई और अर्जी दी, सॉरी जज साहब, मैं अपने क्लाइंट की तरफ से कुछ कहना चाहती हूँ। पर उस बच्ची ने कहा, सॉरी अंजलि जोशी जी, आप मेरी वकील हैं, आपको कहने का हक है, पर मैं खुद सर से कुछ कहना चाहती हूँ अगर परमिशन मिले। जज साहब उस बच्ची की ओर देख करके मुस्कुराए और सर हिलाया। असल में उन्हें भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही थी कि ये कैसा केस है जिसमें एक बच्ची अपने बेहद प्यार करने वाली माँ से अलग होना चाहती है। बच्ची ने थैंक्स कहा और अपनी बातें शुरू की। जज साहब, आप कहते हैं कि मैं बच्ची हूँ, पर मैं बच्ची नहीं हूँ। मेरी उम्र 13 साल है, जिसे लोग किशोर अवस्था कहते हैं। पर कभी कभी इंसान के जीवन के अनुभव उसे समय से आगे ले जाते हैं। और अगर आप मुझे बच्ची मान करके इस केस को डिसमिस करना चाहते हैं तो आप ही बताओ, इस भारतवर्ष में जब एक 10 साल की बच्ची के साथ भी गलत किया जाता है तो क्या उसे बच्ची समझा जाता है? अगर नहीं तो अपनी दलीलें देने वाली, अपने लिए इंसाफ मांगने वाली मैं बच्ची कैसे हो गई? डिफेंस वकील ने ऑब्जेक्शन किया और जज साहब उस बच्ची की बातों से पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे। पता नहीं उस लड़की की बड़ी बड़ी आंखों में क्या था, उसकी बातों में क्या था, जो सब उसकी तरफ ही देख रहे थे। कोर्ट रूम में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। उस बच्ची ने एक बार अपने चारों तरफ देखा, फिर अपनी बातें शुरू की। मिलार्ड, मैं मिष्टी गुप्ता अपनी मम्मा से अलग होना चाहती हूँ। मुझे हर रोज मेंटल टॉर्चर सहना पड़ता है। डिफेंस वकील ने कहा, मिलार्ड पहली बात, इस पर मेंटल टॉर्चर होता है, उसका कोई प्रूफ नहीं है और आज मेरी मुवक्किल नहीं आ पाई हैं, सो मुझे दूसरी डेट दिया जाए। मिष्टी ने असहाय नजरों से अंजलि जोशी की ओर देखा, पर जोशी के कुछ कहने से पहले ही जज साहब बोल पड़े, मिस्टर कश्यप, आपके मुवक्किल को लाना आपकी जिम्मेदारी थी। आपको पता है मैं केस की तारीख बदलना पसंद नहीं करता और इस बच्ची को केस तो हरगिज नहीं रोका जाएगा। फिर मिष्टी की तरफ देखते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, कहो बेटा आप क्या कहना चाहती हो? मिष्टी ने एक बार मिसेज जोशी की तरफ देखा और उसकी आंखों से अभय पा करके उसने शुरू की, जज साहब, मैं क्यों अपनी मम्मी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ ये जानने के लिए आपको एक कहानी सुननी होगी, सच्ची कहानी। डिफेंस वकील ने कहा, मिलार्ड कोर्ट में कहानी नहीं सच्चाई पेश की जाती है, यहाँ सबूत की जरूरत होती है। यहाँ लड़की कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रही है। मिष्टी, कश्यप अंकल,
किसी के जीवन की सच्ची घटना ही एक दिन कहानी बनती है। अगर उसके जीवन में खुशी की घटनाएं हुई तो सुख भरी कहानी, और दुख मिला तो दुख भरी कहानी। मिष्टी की बातों को सुनते ही कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जज, ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज आप सब चुप हो जाएं। मिस गुप्ता, आप जो कहना चाहती हैं कह सकती हैं। मिष्टी ने मुस्कुरा करके सिर हिलाया और अपनी कहानी शुरू की। अरमान और रिद्धिमा, संजीवनी हॉस्पिटल। एक लड़की दौड़ती हुई लॉकर रूम में आई और दरवाजे के पास रुक गई। वह बहुत गुस्से में थी और उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। फिर उसकी नज़र उस खूबसूरत लड़की पर जाकर के रुक गई जो कुछ काम में बिजी थी। यह लड़की थी रिद्धिमा गुप्ता, शशांक गुप्ता की छोटी बेटी और अंजलि गुप्ता की छोटी बहन। जो लड़की उसे ढूंढ रही थी उसके पास आई और जोर से गुस्से भरी आवाज में चिल्लाई, मैं ये क्या सुन रही हूँ रिद्धिमा जी। रिद्धिमा अपना फाइल बंद करते हुए कहा, क्या हुआ, तू इतने गुस्से में क्यों है मुस्कान, और तूने क्या सुना है। मुस्कान ने उसी तरह से गुस्से में कहा, यही कि तेरी शादी पक्की हो गई है। रिद्धिमा ने शांत आवाज में उत्तर दिया, हाँ मैंने भी सुना है। मुस्कान ने आश्चर्य भरे आवाज में पूछा, तूने सुना है मतलब तेरी ही शादी है ना। रिद्धिमा ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से जाने लगी, पर मुस्कान ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, सच बता रिद्धिमा, तेरी ही शादी है ना अगले महीने। रिद्धिमा ने सर हिलाते हुए उत्तर दिया, सॉरी मैं बताना भूल गई थी कि अगले महीने मेरी शादी है और अगले हफ्ते तक तुम सबको कार्ड मिल जाएंगे। पर मुस्कान ने उसके हाथों को पकड़ लिया और बोली, सच बता रिद्धिमा, ये क्या हो रहा है। तू तो अरमान से प्यार करती है ना, तो ये विवेक बीच में कहां से आ गया। कुछ गलत हो रहा है रिद्धिमा। हम सब तेरे दोस्त तेरे लिए परेशान हैं और तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ऐसा नहीं हो सकता रिद्धिमा, तू सिर्फ और सिर्फ अरमान की है। रिद्धिमा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, विवेक पापा की पसंद है और मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। और अरमान का क्या। दरवाजे पर खड़ी निकिता बड़े रूखे स्वर से प्रश्न की। वो अरमान की सबसे अच्छी दोस्त थी और अरमान की हर तकलीफ हर दर्द उसका अपना था और वह जानती थी अरमान रिद्धिमा के बगैर जी नहीं सकता है। तभी राहुल की आवाज उसे सुनाई दी, अरमान और तुमने दोनों ने मिल करके जो सपने देखे उसका क्या। देखो रिद्धिमा, हमसे कुछ तुम छुपा नहीं सकती हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें सारा हाल बयान कर रही हैं। सपना और तू शायद जी जाए पर अरमान मर जाएगा रिद्धिमा। अगर तुम्हें अपने पापा की पसंद से ही शादी करनी थी तो अरमान से प्यार क्यों किया, उसे सपने क्यों दिखाए। पापा से पूछ करके प्यार करना चाहिए था तुझे। रिद्धिमा ने फीकी हंसी के साथ उत्तर दिया, प्यार किया नहीं जाता, सपना हो जाता है। अगर पापा अरमान को मान लेते तो मेरे जैसा किस्मत वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता, पर पापा के दिल को विवेक ने जीता है, अरमान ने नहीं। मुस्कान गुस्से से चिल्लाई, विवेक ने तुम्हारे पापा का दिल इसलिए जीता है क्योंकि वो उनके दोस्त का बेटा है। उसके पापा और तुम्हारे पापा बिजनेस पार्टनर हैं, वह पैसे वाला है। रिद्धिमा चुप थी। राहुल ने आगे आते हुए कहा, आज अरमान स्ट्रगल कर रहा है पर कुछ वर्षों में वो एक फेमस डॉक्टर बन जाएगा, उसके पास तब सब कुछ होगा। रिद्धिमा हाँ, पर पापा को आज ऐसा लड़का चाहिए जिसे जिंदगी में स्ट्रगल ना करना पड़े। तुम लोगों को पता है अतुल जीजू के प्यार में अंजलि दी ने घर छोड़ा और अतुल जीजू को भी बिजनेस में कुछ खास सफलता नहीं मिली। आज उनकी जिंदगी के मुश्किल दौर हैं। दी को अपनी लॉ की पढ़ाई छोड़नी पड़ी है, शायद उनके वकील बनने का सपना भी अधूरा रह जाए। राहुल बस बस रिद्धिमा, हम सबको पता है ये तुम्हारे पापा की बातें हैं, तुम्हारी नहीं हैं। तुम चाहे कुछ भी कहो, अतुल अंजलि अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें उनके प्यार का सहारा है और आज नहीं तो कल अतुल अपने बिजनेस को आगे ले जाएगा और अंजलि भी अपना सपना पूरा करेगी। निक्की और रिद्धिमा, तुम अरमान को क्या बताओगी, कभी सोचा है? उसे पता चलेगा तब उसका क्या हाल होगा, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। रिद्धिमा उसे सब पता है निक्की, वो पापा से मिलने हमारे घर गया था, तब पापा ने हमारी शादी के बारे में बताया। हाँ मैं बताना भूल गई, आज मेरे इंटर्नशिप का लास्ट डे है।
कल से मैं हॉस्पिटल नहीं आऊंगी। इतना कह करके रिद्धिमा सबको हैरान परेशान छोड़ करके चली गई। शायद वह खुद भी अपनी जिंदगी के इस मोड़ से परेशान थी और किसी के सवालों का जवाब देना उसके बस में नहीं था। अगले महीने रिद्धिमा और विवेक की शादी हो गई। विवेक एक बहुत प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ था और उसने रिद्धिमा के पापा से दहेज के रूप में कुछ नहीं मांगा था। बस उपहार स्वरूप उसने संजीवनी और लोनावाला की प्रॉपर्टी मांगा था और शशांक ने खुशी खुशी दे दिया था। आखिर जो कुछ भी है रिद्धिमा का ही है। अंजलि से तो उसी दिन नाता टूट गया था जब उसने शशांक के मर्जी के विरुद्ध अतुल से शादी की थी, पर रिद्धिमा ने पापा का दिल जीत लिया था उनकी बातों को मान करके। शशांक को पता था कि रिद्धिमा अरमान से प्यार करती है, फिर भी उसने अपने पापा की बातों को माना। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। शशांक खुश थे अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करके, और अरमान वो तो उसी दिन शहर छोड़ करके चला गया था जब उसने रिद्धिमा और विवेक के शादी का समाचार सुना था। दिन गुजरते जा रहे थे। शशांक अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें पता था रिद्धिमा धीरे धीरे अरमान को भूल जाएगी, और अब जब रिद्धिमा अरमान का नाम तक नहीं लेती तो उन्हें लगता था कि विवेक बहुत प्यार करता है उनकी बेटी से, और उसके प्यार ने ही रिद्धिमा के मन से अरमान का नाम तक मिटा दिया है। पर असली तस्वीर तो बिल्कुल उलट ही थी। जहां शशांक खुश था कि उनकी नाजुक सी बेटी एक अच्छे इंसान के साथ ब्याही है, वहीं रिद्धिमा एक ही दिन में समझ गई थी कि विवेक को क्या चाहिए। उसने अरमान को भूलने और विवेक के साथ सपने संजोने की एक नई शुरुआत करने की कोशिश जरूर की थी, पर सपने तो इंसान के साथ देखे जाते हैं। विवेक तो जानवर से भी नीच था। उसे सिर्फ और सिर्फ रिद्धिमा का शरीर चाहिए था। बेहद कामुक इंसान था वो। उसे रिद्धिमा सिर्फ एक मशीन की तरीके एक वस्तु दिखती थी, एक इंसान नहीं। रिद्धिमा फिर भी चुप थी क्योंकि पापा से ऐसी बातें कहना मुश्किल था, और दोस्त उसी दिन के बाद उससे नाता तोड़ चुके थे। शायद मुस्कान उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ होती तो कुछ दर्द वह हल्का कर सकती थी, पर मुस्कान तो शादी में भी नहीं आई थी, और किसी को कुछ कह करके भी क्या फायदा। उसने खुद यह रास्ता अपने लिए चुना था, पर क्या अरमान साथ देता तो वह इस रास्ते को चुनती? क्या अंजलि दीदी की तरह पापा से नहीं कहती कि पापा मैं अरमान के साथ खुश रहूंगी, मैं उसी से शादी करूंगी? पर अरमान ने उसे धोखा दिया था। पापा ने जब शादी की बात की थी तो उसने अपने क्लिनिक के लिए पापा से पैसा मांगा था। पापा ने बहुत दुखी होते हुए बताया था कि अरमान ने निर्लज्ज हो करके किस तरीके से पापा से पैसे के लिए कहा। आपकी बेटी मुझे छोड़ करके किसी और से शादी तो करेगी नहीं, तो भला इसी में है कि मेरे नाम आपकी प्रॉपर्टी लिख दीजिए। वैसे भी रिद्धिमा की शादी के बाद आप अकेले रह जाएंगे इस कोठी में, तो क्यों ना इसे मेरे नाम कर दिया जाए। हाँ, जब तक आप जिंदा हैं यहीं रहेंगे हमारे साथ। पापा कहते हुए रो रहे थे और रिद्धिमा के दोनों हाथ पकड़ते हुए विनती के स्वर में कहा था, तू जो कहेगी मैं वही करूँगा बेटा। मैं तुझे खोना नहीं चाहता। अंजलि को खोने का दर्द मैं सह गया, पर तेरा नहीं सह पाऊंगा। रिद्धिमा ने बस इतना कहा था, पापा आप जो सोचेंगे वो मेरी भलाई के लिए होगी। आपका फैसला ही मेरा फैसला है। शशांक ने खुश होते हुए कहा, पर बेटा अगर मैं विवेक से तेरा रिश्ता करूं तो पहले तुझे अरमान से मिलना बंद करना पड़ेगा। बुरा मत मानना बेटा, पर इस तरह के लोग जब पांसा पलटते हुए दिखते हैं तो कुछ भी करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तेरी इज्जत समाज में उछाली जाए। रिद्धिमा ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा था, पापा मैं अब से कभी अरमान से नहीं मिलूंगी, प्रॉमिस करती हूँ। रिद्धिमा ने मन ही मन बुदबुदाया था, मैं तुमसे नफरत करती हूँ अरमान। अगर तुम मेरे जीवन में ना आते तो शायद मेरा रास्ता अलग होता। शायद मैं पापा से कहती कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, पर तुम बीच में आ गए। पापा अंजलि दीदी को खो करके बहुत दर्द सह चुके थे। उनके लिए एक अच्छे खानदान में मेरा शादी होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अच्छे खानदान में वह खुद ही हंस पड़ी।
पापा को क्या पता कि वह कैसे खानदान में कैसे इंसान के साथ ब्याही गई है। जब शादी के कुछ महीने बाद उसने अपनी पीजी की पढ़ाई के लिए इजाज़त मांगी तो उसके सास ससुर साफ मना कर दिए थे। सास ने कहा था, हमारे घर की बहुएं घर में रहती हैं और शादी से पहले ही तुमने जो कारनामे किए हैं उनका हमें पता है। पता नहीं अब क्या क्या करना बाकी है और अब क्या करोगी। हमें अपने घर की नाक नहीं कटवानी है। बहुत रंग रलियां कर ली है तूने, अब चुपचाप घर में रह। जब रिद्धिमा ने यह सारी बातें विवेक से कही तो उसने बड़े निर्लिप्त भाव से कहा, मम्मा ने ठीक ही कहा है। क्या जरूरत है तुम्हें बाहर जाने की? इतने बड़े डॉक्टर की बीबी हो, ये क्या कुछ कम है तुम्हारे लिए? रिद्धिमा को विवेक से ऐसे जवाब का आशा नहीं थी। उसे लगा था शायद पढ़ने के लिए इजाज़त मिल जाए, पर विवेक के ऐसा कहने पर भी वह हिम्मत बटोर करके बोल पड़ी, पर विवेक तुम खुद इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी शिक्षित हो, गर्व की बात होनी चाहिए। और मेरे पापा का सपना था कि मैं संजीवनी का हेड, उनका सपना मुझे पूरा करना है विवेक। विवेक जोर से हंस पड़ा। उसने रिद्धिमा के गालों को सहलाते हुए कहा था, मेरी डियर पत्नी, अब संजीवनी तुम्हारे पापा का नहीं है, विवेक अग्रवाल का है और डॉक्टर विवेक अग्रवाल ही उसका हेड है। झूठ मूठ के सपने देखना छोड़ दो मेरी जान, और यहाँ घर में मेरी प्यारी बीबी बन कर के रहो। रिद्धिमा यह सुनते ही चौंक गई थी। उसने उसी दिन पापा को फोन किया और जब पापा ने उसे बताया कि उन्होंने अपनी खुशी से उपहार के तौर पर संजीवनी विवेक के नाम किया है, तो रिद्धिमा समझ गई थी कि पापा सच बात कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद विवेक को चुना है। दिन बीतते जा रहे थे। रिद्धिमा की जिंदगी नरक बन चुकी थी। दिन भर सास ससुर की सेवा और रात को विवेक की अंकसायनी बनना उसकी जिंदगी का सच बन चुका था। उसे अब किसी और चीज की नहीं बल्कि अपने मौत का इंतजार था। वह पापा को ये सब बता करके दुखी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि विवेक के चंगुल से उसे मुक्ति नहीं मिल सकती थी, चाहे कुछ भी करे। कभी कभी उसे अंजलि दी की बड़ी याद आती थी। क्या दी को सब कुछ पता है? जरूर होगा। पापा ने दी और जीजू को शादी में बुलाया नहीं था, पर राहुल और अभिमन्यु अतुल जीजू के पक्के दोस्त थे, उन्होंने बताया होगा। पर दी क्या कभी उसे फोन करके पूछ नहीं सकती थी कैसी है वो? पर पूछे भी तो क्यों, पापा के साथ उसने भी तो उनसे रिश्ता तोड़ दिया था। वह हर काम पापा से पूछ करके और पापा की खुशी के लिए करती थी। पापा ने भी तो उसे खुश रखने के लिए ये शादी की, विवेक के नाम संजीवनी अस्पताल कर दी। पर क्या वह खुश है? क्या पापा को पता चलेगा तो वे अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं करेंगे? शायद हाँ या शायद नहीं, शायद वे और टूट जाएं। इस नरक जैसी जिंदगी को मौत की तरह जीते रिद्धिमा को उस दिन एक आशा की किरण दिखाई पड़ी जब उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। उसे लगा इस बच्चे के सहारे वह अपना जीवन काट लेगी, पर इस खुशखबरी के मिलने पर उसे उस इंसान की बहुत याद आई जिसके साथ उसने ऐसे सपने देखे थे। उसे याद आ गया, जब भी शादी की बात होती अरमान कह उठता, मुझे तो सिर्फ बेटी चाहिए, एक नहीं दो नहीं 5 बेटी। रिद्धिमा चिहुक करके कहती, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? 5 बेटियां, 5 बार प्रेग्नेंट, तुमने सोचा भी है कि मेरी क्या हालत होगी? अरमान मासूम सा चेहरा बना करके कहता है, मैंने कब कहा 5 बार प्रेग्नेंट बनो, बस 3 बार जुड़वा बच्चे होंगे ना। रिद्धिमा उसे कोहनी से धक्का देते हुए कहती है, पागल हो क्या तुम? तुम्हें पता भी है कि जुड़वा बच्चा होने पर मुझे कितनी तकलीफ होगी, और फिर उनका पालना? ना बाबा, मुझसे नहीं होगा ये सब। अरमान दुखी सा चेहरा बना करके कहता, लोग प्यार में न जाने क्या क्या करते हैं, मैंने तो सिर्फ 5 बेटियां ही मांगी है, और पालने की चिंता मत करो, वो काम मैं कर लूंगा।
तुम बस जन्म देने तक उन्हें संभालना। रिद्धिमा उसे आंखें दिखाती तो वो कह उठता, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती तुम रिद्धिमा। अगर मुझे प्रेग्नेंट होने का मौका मिलता तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे लिए ऐसा करता, पर भगवान जी ने हमें इस खुशी से वंचित कर दिया है। काश लड़के भी प्रेग्नेंट होते। रिद्धिमा उसे घूरते हुए कहती है, अगर ऐसा होता तो लड़के शादी ही नहीं करते। वो तो गर्ल्स हैं जो सारी तकलीफें बिना चूं किए सह जाती हैं। और अरमान, तुम कहते हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, फिर मेरी पसंद का ख्याल क्यों नहीं है? अरमान, अरे मुझे तुम्हारी पसंद का ख्याल नहीं, ऐसा कभी हो सकता है? तुम्हें जो चीज़ पसंद है मैं तुम्हारे कहने से पहले ही लाता हूँ ना। हाँ, ये बात अलग है कि तुम मर्सिडीज मांगोगी तो नहीं ला सकता, पर प्रॉमिस कुछ साल बाद तुम्हारी हर फरमाइश पूरी होगी जान। रिद्धिमा अपनी बाहें अरमान के गले में डालते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे ये सब नहीं चाहिए अरमान, मुझे तो बस एक बेबी अरमान चाहिए जो तुम्हारी तरह प्यारा हो। अरमान मुस्कुराते हुए कहता है, ओए होए, मैं मर जावा, आपकी ये फरमाइश भी पूरी होगी बीबी जान। रिद्धिमा लजा करके कहती है, धत, मैं अभी तुम्हारी बीबी नहीं हूँ और तुमने तो 5 बिटिया की बात कह डाली, फिर मेरा बेबी अरमान कैसे आएगा? अरमान के पास जैसे सभी समस्याओं के समाधान थे। वह तुरंत कहता, फिक्र नॉट, तीसरी वाली के साथ आ जाएगा। वो पहले 2 बेबी गर्ल्स और अंत में 1 बेबी 1 बाबा। रिद्धिमा का ध्यान अचानक से टूटता है और अपने सास की आवाज कानों में पड़ने पर उसकी सास को नहीं पता था कि वह अकेलापन महसूस होने पर या दुखी होने पर इस सीढ़ियों के ऊपर कोने में चुपचाप बैठ करके अपना अतीत याद करती रहती है। उसकी सास विवेक से कह रही थी, ले जा बेटा, इसे साथ में 1 दिन और सोनोग्राफी करवा लीजिए, लड़की हो तो वहीं खत्म करियो। विवेक, हाँ माँ, थोड़ा बिजी हूँ, अभी तो सिर्फ 1 महीना हुए हैं, कुछ दिन बाद ले जाता हूँ इसे। माँ, ऐसा ना हो कि देर हो जाए बेटा, और हाँ, इसे पता नहीं चलना चाहिए वरना पता नहीं क्या क्या धमाल मचाएगी। विवेक हाँ हाँ करके हंस पड़ा और बोल उठा, माँ आप भी कितनी भोली हो, आपको लगता है क्या ये धमाल मचा सकती है? कुछ बोलने की कोशिश भी करेगी तो इसका फल इसे भोगना पड़ेगा। और आप चिंता मत करो, मैं डॉक्टर विनीता को कह दूंगा, वो सब कुछ कर देंगी। रिद्धिमा कांप गई थी, चाहे कैसे भी हो, पर यह बेबी उसका खून था, उसे इस दुनिया में आने का हक था। पर विवेक के लिए तो अपना बच्चा भी कोई मायने नहीं रखता। वह कैसे इस हालत से इस बच्चे को बचाएगी? क्या वो बचा पाएगी? नहीं, उसके लिए मुश्किल है, नहीं, नामुमकिन था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, बेबी तुम गर्ल्स मत होना, वरना ये लोग तुम्हें इस दुनिया में आने ही नहीं देंगे। अब रिद्धिमा का काम था रोज भगवान जी से यही मनाना कि ये बच्चा लड़का हो जिससे उसकी जान बच जाए। निश्चित दिन पर विवेक का आर्डर आया, आज तैयार रहना, हॉस्पिटल जाना है, बेबी ठीक है कि नहीं चेकअप करवाना है। रिद्धिमा ने चुपचाप सिर हिलाया, पर उसने मन में सोच लिया था क्या करना है। हॉस्पिटल पहुंच करके विवेक ने अल्ट्रा सोनोग्राफी के लिए उसे डॉक्टर विनीता के हवाले करके मीटिंग में चला गया। डॉक्टर विनीता ने हंस करके उसका स्वागत किया और अपने केबिन में ले आई। रिद्धिमा कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर उसने डॉक्टर विनीता से धीरे से कहा, डॉक्टर विनीता, सोनोग्राफी करना तो कानूनन अपराध है ना? डॉक्टर विनीता ने उसकी तरफ देख करके कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से कहा, यस मैम। रिद्धिमा, तो फिर? विनीता उसके प्रश्नों को समझते हुए बोली, एक्चुअली कोई प्रॉब्लम हो तो सोनोग्राफी करवाना जुर्म नहीं है रिद्धिमा। रिद्धिमा ने उसके आंखों की तरफ देखते हुए प्रश्न किया, तो क्या भ्रूण का लड़की होना भी प्रॉब्लम है? विनीता यह सुनते ही चौंक गई, पर तुरंत अपने आप को संभाला और कहा, नहीं मैम, लड़की तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत तोहफा है उस ऊपर वाले का। रिद्धिमा, तो फिर अगर मेरे गर्भ में बेबी गर्ल्स हो तो उसे मौत क्यों दी जाएगी? डॉक्टर विनीता ने अपने आप को संभालते हुए कहा, ऐसा नहीं है मैम, आपको गलतफहमी हुई है, सर तो बस आपका टेस्ट करवाने के लिए कहे हैं। पर रिद्धिमा उसकी बातों को काटते हुए बोली, मुझे पता है विनीता,
तुम्हारे सर मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं और आपको भी पता है, मैं समझती हूँ कि आपको जो ऑर्डर दिया जाए आपको वही करना है, पर क्या आप एक औरत होने के नाते मुझे इस जघन्य अपराध से बचा सकती हैं? ये बेबी चाहे कुछ भी हो, उसे इस दुनिया में आने का अधिकार है। डॉक्टर विनीता कुछ डरे हुए आवाज में बोल पड़ी, सॉरी मैम, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, सर मुझे बर्बाद कर देंगे। अचानक रिद्धिमा ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और आंसू भरी आंखों से कहा, प्लीज डॉक्टर विनीता, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। विनीता ने असहाय आवाज में उत्तर दिया, मैं क्या कर सकती हूँ मैम? रिद्धिमा, मैंने भी मेडिकल पढ़ी है डॉक्टर विनीता, और मुझे पता है कि रिपोर्ट कैसे बदले जा सकते हैं। विनीता ने भयभीत आवाज में उत्तर दिया, पर मैम यहाँ सर खुद डॉक्टर हैं और ये उनका ही हॉस्पिटल है, वे तुरंत मेरी झूठ पकड़ लेंगे। रिद्धिमा ने अनुनय भरे स्वर में कहा, मुझे पता है रिपोर्ट आज शाम तक मिलेगी और अभी 1 घंटे में विवेक को सिंगापुर के लिए रवाना होना। उसने आपको सारा निर्देश दे रखा है, पर अगली बेबी गर्ल्स हुई तो बस आपको उसे चेंज करना है और उनके आने के बाद आपको एक झूठ बोलना है। इससे एक मासूम जान बच जाएगी और शायद मैं भी, क्योंकि मेरा सहारा सिर्फ ये बच्ची है। कहते हुए रिद्धिमा के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। नीता ने असमंजस के आवाज में कहा, सर ने आपका दोबारा टेस्ट कराया तो, और बेबी आने के बाद क्या होगा? रिद्धिमा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने सब सोच लिया है, मैं अपने पापा के पास चली जाऊंगी, वहीं बेबी का जन्म होगा। विनीता कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, पर सर को पता चला तो? रिद्धिमा, नहीं चलेगा, पर हाँ मुझे पता है बाद में आपको परेशानी होगी। विनीता ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे ये जॉब करनी भी नहीं है, यहाँ का कोई काम मुझे ठीक नहीं लगता है, वैसे भी अगले महीने मेरी शादी है और उसके बाद मैं कनाडा जा रही हूँ। रिद्धिमा ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उसके गर्भ में लड़की ही पल रही थी और जिसे बचाने के लिए रिद्धिमा को कुछ करना था, किसी तरह उस हैवान से अपनी बेटी की जिंदगी को बचाना था। जब घर में सब खानदान का चिराग लड़का आएगा, ये सोच करके खुशी से सब झूम रहे थे। सास ने भी अब रिद्धिमा पर थोड़ी दया दिखलाना शुरू कर दिया था। तब एक दिन रिद्धिमा ने चुपके से अपने पापा को फोन किया और उनके पास जाने की बात जाहिर की और कसम भी दे दी कि उसने फोन किया है यह किसी को पता ना चले। शशांक को कुछ अंदाजा जरूर हो चुका था कि उनकी बेटी खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने तुरंत ढेर सारे कीमती उपहार के साथ और रिद्धिमा को लिवा लेने आए और विवेक की मां ने खुशी खुशी उनके साथ रिद्धिमा को भेज दिया। पर जब उन्हें रिद्धिमा की बेटी होने का समाचार मिला तो उनके सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। विवेक विनीता का कुछ नहीं बिगाड़ सका क्योंकि वह जा चुकी थी, पर रिद्धिमा के लिए उसने कुछ बहुत भयानक सजा सोचना शुरू कर दिया। रिद्धिमा ने पापा को कुछ नहीं बताया, पर अब वह उस नरक में वापस नहीं जाना चाहती थी और अपनी बेटी के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। पर विवेक की रिद्धिमा के लिए भूख उसे जल्द ही मुक्ति देने वाली नहीं थी। विवेक जल्द ही रिद्धिमा और अपनी बेटी को वापस ले आया, पर साथ में शशांक की आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करके। उसका कहना था कि शशांक की ड्यूटी है अपनी पोती के नाम कुछ दें, और शशांक चुपचाप मान गए क्योंकि वे जानते थे विवेक को चुप करवाने का एक ही रास्ता है और वह है अपनी प्रॉपर्टी उसके हवाले कर दें। वे यह नहीं समझ पाए थे कि ऐसे लोगों की भूख बढ़ती ही जाती है, चाहे वह अपनी पत्नी के शरीर का हो या उसके पिता के दौलत की हो। जब तक दोनों ही चीजें खत्म ना हो जाएं, इन भूखे भेड़ियों को बस लूटने की भूख लगी ही रहती है। उसके बाद 9 साल बीत चुके थे। इसी बीच रिद्धिमा और 4 बार गर्भवती हुई थी और हर बार गर्भ में लड़की होने के कारण उसे गर्भपात कराया गया था। विवेक समझ चुका था कि रिद्धिमा ने ही पहली लड़की के बारे में पता रहने पर जानबूझ करके उसे बचाने के लिए पीहर चली गई थी, इसलिए वह अब खुद सोनोग्राफी करवाता और फिर गर्भपात तक रिद्धिमा के पास रहता, जिससे फिर से वह एक लड़की को बचा ना ले। रिद्धिमा की जिंदगी
पूरी तरह से नरक बन चुकी थी विवेक के अत्याचार सहते हुए। अब उसने विद्रोह करना भी छोड़ दिया था। उसकी विद्रोह करने की शक्ति ही चली गई थी। वह तो बस अब विवेक के हाथों की कठपुतली बन चुकी थी। अब रिद्धिमा जीने का सारा आस छोड़ चुकी थी। तभी अचानक से उसे अरमान मिल गया था, और वो भी उसकी बेटी मिष्ठी के कारण। उसी लड़की की वजह से वह अपने प्यार से फिर से मिल पाई थी, जिस बच्ची को बचाने के लिए उसने अपनी भी जान की फिक्र नहीं की थी। मिष्ठी अरमान से उस समय मिली जब वह अपने स्कूल के टीम के साथ समर कैंप में गई थी। उसे पहाड़ी पर चढ़ते हुए चोट लग गई थी और डॉक्टर अरमान जी की दूसरे स्कूल टीम के साथ आया था। उसकी ट्रीटमेंट की थी और उनसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। पता नहीं क्यों अरमान को ये बच्ची बहुत प्यारी लगी थी, और जब पता चला कि उसका नाम मिष्ठी है तो वह उसकी तरफ खींचा चला गया। उसे याद आ गया था उसने और रिद्धिमा ने अपनी पहली बेबी का नाम मिष्ठी रखने का सोचा था। उसके दिल में यही ख्याल आया कि आज अगर रिद्धिमा से उसकी शादी होती तो उनकी बेटी भी इतनी ही बड़ी होती। उसने जब मिष्ठी से उसके पापा का नाम पूछा तो उसने बस इतना ही कहा, आप पहले यह बताओ डॉक्टर अरमान कि लोग पहले पापा का नाम ही क्यों पूछते हैं, मम्मा का क्यों नहीं। अरमान उसके प्रश्न पर चौंक गया था। उसने कुछ सोचते हुए बस इतना कहा था, क्योंकि हमारे समाज में पापा के नाम से ही उनके बच्चों को जाना जाता है। उस बच्ची ने गुस्से से कहा था, पर बच्चे पर उसकी मम्मी का ज्यादा हक होता है, उन्हें अपने माँ के नाम से जाना जाना चाहिए। अरमान ने हंसते हुए कहा, ओके बाबा, तो आप अपनी मम्मा का नाम ही बता दीजिए। मिष्ठी ने उसकी तरफ एकटक देखते हुए कहा था, मेरी मम्मा का नाम है रिद्धिमा। अरमान सुनते ही चौंक गया था, पर उससे भी ज्यादा चौंक गया था मिष्ठी के प्रश्न को सुन करके। क्या हुआ डॉक्टर अरमान, आप चौंक गए क्यों? क्या आप किसी रिद्धिमा को जानते हैं? अरमान ने सिर हिलाते हुए कहा था, नहीं जानता। मिष्ठी, आपको झूठ कहना भी नहीं आता है डॉक्टर अरमान। तो सुनिए, आप रिद्धिमा को जानते हो और मैं उसी रिद्धिमा की बेटी हूँ। अरमान उसकी बातों को सुन करके दंग रह गया था। उसकी तो आवाज ही बंद हो गई थी। फिर खुद को संभालते हुए पर कुछ हकलाते हुए उसने पूछा था, तुम रिद्धिमा की यानी विवेक की बेटी हो? मिष्ठी अरमान की स्टेथोस्कोप हाथ में लेकर के उससे खेलते हुए कुछ शांत आवाज में उत्तर दिया था, हाँ, पर आपने पूछा नहीं कि मैं आपको कैसे जानती हूँ। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा था, तुम्हारी मम्मा ने बताया होगा कि मैंने उनके साथ इंटर्नशिप पूरी की थी, या तुमने मेरी फोटो देखी होगी। मिष्ठी ने सिर हिलाते हुए कहा था, हाँ, मैंने आपकी फोटो देखी थी। मम्मा के और भी दोस्त थे, राहुल, निक्की, अभिमन्यु, सपना और बेस्ट फ्रेंड थी मुस्कान। अरमान को उन दिनों की याद आ गई और अचानक दिल में कुछ चुभने लगा था। बहुत सारा दर्द जिसे छुपा करके वह हंसने की कोशिश करता था, आज अचानक दिल में सूल बन करके चुभने लगा था। कितने सपने देखे थे उसने रिद्धिमा के साथ, क्या क्या सोचा था जब उसकी जिंदगी का हर पल खुशनुमा होगा, हर एक कदम खुशी से भरा होगा। अपनी रिद्धिमा के साथ उसे अपने सर आंखों पर बिठा करके रखेगा। दो प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, उनके प्यार की निशानी पर सब कुछ बिखर गया था। शशांक सर ने उन्हें उसकी औकात दिखा दी थी और रिद्धिमा भी उसे भूल गई थी। उसे भी विवेक पसंद था, क्योंकि उसके पापा ढेर सारी दौलत और उसके साथ नाम यश भी था। शशांक ने कड़े शब्दों में यह बता दिया था कि अगर रिद्धिमा ने कुछ गलत किया या अरमान उससे मिलने की कोशिश भी की तो शशांक अपनी बेटी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाएगा। और अरमान जानता था ये इंसान कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने उसी दिन वो शहर छोड़ दिया था बिना किसी को कुछ बताए। रिद्धिमा उसे भूल जाए और विवेक के साथ खुश रहे, यही उसकी चाह थी। और शायद वो अरमान को भूल ही गई थी और अपनी दुनिया में अपने पति के साथ खुश थी। कहाँ खो गए डॉक्टर अरमान?
अरमान। अरमान ने चौंक करके मिष्टी की तरफ देखा था। फिर उसने कहा था, आप बहुत प्यारी हैं, बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह। मिष्टी ने मुस्कुराते हुए कहा था, बिल्कुल गलत, मेरी मम्मा मुझसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और प्यारी हैं। अरमान ने हंसते हुए कहा था, आपको ऐसा कैसे लगा? मिष्टी, इसलिए कि मेरे पास आप जैसा कोई दोस्त नहीं है, पर मम्मा के पास था। अरमान ने हंसते हुए कहा था, आप जब बड़ी होंगी तो मुझसे भी अच्छा दोस्त मिलेगा आपको। मिष्टी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए कहा था, मैं तो बड़ी हो गई हूँ और मुझे डॉक्टर अरमान से दोस्ती करनी है, किसी ऐसे वैसे से नहीं। अरमान खिलखिलाते हुए हंस पड़ा और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा था, ओके मेरी प्यारी दोस्त, आज से हम दोनों दोस्त हैं, पर किसी को पता ना चले, ओके? मिष्टी ने हाथ मिलाते हुए कहा था, किसी को नहीं चलेगा, प्रॉमिस। अरमान और मिष्टी की दोस्ती हो गई थी और अरमान कभी कभी उससे मिलने उसके स्कूल आता था, क्योंकि उसके घर जा नहीं सकता था और रिद्धिमा को पता चले वह नहीं चाहता था। उसे डर था रिद्धिमा शायद इसे ठीक से नहीं ले। पर एक दिन रिद्धिमा जब मिष्टी के कपड़े उसकी अलमारी में संभाल करके रख रही थी तो उसे एक लिफाफा मिला और उसे खोलते ही उसे लगा कि सारी धरती हिलने लगी है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है। मिष्टी के साथ अरमान का फोटो, ऐसे कैसे हो सकता है? मिष्टी कैसे अरमान को जानती है? अरमान उसे कहाँ मिला? तो क्या अरमान उसकी बेटी से दोस्ती की है, उससे बदला लेने के लिए? क्या चाहता है वो? और मिष्टी तक कैसे पहुंचाओ? मम्मा, क्या हुआ आपको? आप इस तरह से क्यों खड़ी हैं? रिद्धिमा ने घूम करके मिष्टी की ओर देखा और अचानक उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने गुस्से से थर थर कांपते हुए पूछा, तू इसे कैसे जानती है? पर मिष्टी ने बड़ी ही नॉर्मल आवाज में उत्तर दिया, मेरा दोस्त है डॉक्टर अरमान। रिद्धिमा ने उसी आवाज में प्रश्न किया, तू मिष्टी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो तेरा दोस्त कैसे? मतलब? मिष्टी रिद्धिमा के हाथों से अपनी तस्वीर लेते हुए कहा, जैसे वो आपका दोस्त था वैसे मम्मा, वो मेरा भी दोस्त है और बहुत रिलायबल दोस्त है। रिद्धिमा मिष्टी को बाहों में पकड़ करके अपने तरफ घुमाते हुए कांपती आवाज में बोल पड़ी, मिष्टी, अरमान तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। तूने क्या बताया हमारे बारे में उसे? सच बता। उसने शायद इसलिए तुमसे दोस्ती की होगी कि। पर मिष्टी अपनी मम्मा की बातों को काटते हुए सधे हुए आवाज में बोली, उसने आपके बारे में कभी कुछ पूछा ही नहीं मम्मा। फिर क्या बताऊं? और आपकी तकलीफ सुना करके मेरे दोस्त को क्यों मैं दुखी करूं? आपने उन्हें विश्वास नहीं किया, जिसकी सजा आपको मिल रही है और डॉक्टर अरमान को भी बिना कोई गलती किए सजा भोग रहा है वो। रिद्धिमा धम्म से जमीन पर बैठ गई थी। क्या कहना चाहती है ये लड़की? इतनी छोटी सी लड़की ऐसी बातें कहाँ से सीखी है और किसने इसे उनके रिश्ते के बारे में बताया? आजकल किससे मिलती है ये? अगर विवेक को पता चले तो शायद वो मिष्टी को जिंदा जमीन में गाड़ दें। रिद्धिमा क्या करेगी? कैसे इसे बचाएगी? मिष्टी की बातों से वह होश में आई। मिष्टी उसके सामने ही बैठ गई थी और उसके हाथों को सहलाते हुए बोल रही थी, मुस्कान मासी की बेटी खुशी मेरी फ्रेंड है, मैं मौसी से मिल चुकी हूँ मम्मा, घबराओ मत मम्मा। मैंने आपके बारे में उनको कुछ भी नहीं बताया, पर उन्होंने मुझे आपके और डॉक्टर अरमान के बारे में सब बता दिया। मैंने आप दोनों की ढेर सारी तस्वीरें देखी हैं उनके पास, पर मम्मा मैं उन्हें आपके बारे में बता करके दुखी नहीं करना चाहती। वो तो सोचती हैं आप यहाँ बहुत खुश हो। रिद्धिमा के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। वह बोल पड़ी थी, प्रॉमिस कर बेटा, तू अरमान से नहीं मिलेगी और मुस्कान के घर भी नहीं जाएगी। मिष्टी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा था, नहीं मम्मा, आप मुझे मत रोको, प्रॉमिस मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर आपको इस नरक से एक दिन जरूर बचाऊंगी और शायद उस दिन मुझे इनकी हेल्प की जरूरत हो। अच्छे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं मम्मा और मैं इन्हें खोना नहीं चाहती हूँ। मिष्टी ने अरमान को कुछ नहीं बताया था, उसने अपनी प्रॉमिस रखा था। सच बात तो यह थी कि उसे पता था बता करके कोई फायदा नहीं, मम्मा कभी भी पापा को छोड़ करके जाने का साहस नहीं करेंगी
और दादू कभी भी अरमान को मम्मा की जिंदगी में नहीं आने देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पापा कभी भी मम्मा को डिवोर्स नहीं देंगे। बस उसे तो उस दिन का इंतजार था जब वह पढ़ लिख करके कुछ बन जाए और मम्मा को लेकर के कहीं दूर चली जाए। अरमान के दिल में रिद्धिमा को देखने की, उससे बात करने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी। जब भी मिष्टी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसके तरफ देखती, उसे रिद्धिमा याद आ जाती। एक दिन बड़ी हिम्मत से उसने मिष्टी से रिद्धिमा से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, पर दूसरे दिन मिष्टी ने आकर के बताया था कि मम्मा नहीं चाहती। क्यों? इसका उत्तर मिष्टी ने नहीं दिया था, बस इतना कहा था, डॉक्टर अरमान, अगर आप मम्मा से मिलना चाहोगे तो शायद मम्मा मुझे आपसे मिलने नहीं देंगी और मैं हरगिज यह नहीं चाहती। अरमान ने सॉरी कह करके बात खत्म कर दी। पर एक दिन जब अरमान से मिष्टी को अपनी मासी अंजलि के बारे में पता चला तो वह उछल पड़ी। उसने आश्चर्य से कहा था, मम्मा ने कभी नहीं बताया और ना दादू ने। मैंने तो मम्मा के पास और दादू के पास में भी उनकी कोई फोटोज नहीं देखी। अरमान ने घबरा करके कहा था, मुझे शायद नहीं बताना चाहिए था मिष्टी। मिष्टी अपनी बड़ी बड़ी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कहा था, आप इतने डरपोक क्यों हैं? सच कहने में क्या डर? पर अब जब आपने बता ही दिया है तो आपको ये भी पता होगा कि मम्मा और दादू ने उनके बारे में क्यों नहीं बताया। अरमान ने सर हिलाते हुए कहा था, हाँ पता है, तुम्हारी मासी ने तुम्हारे दादू की मर्जी के खिलाफ अतुल से शादी की थी मिष्टी। ओह, इसलिए शायद उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। अरमान, हाँ तुम्हारे दादू बहुत स्ट्रिक्ट हैं मिष्टी, और मम्मा दादू से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए उन्होंने भी मासी से कोई रिश्ता नहीं रखा है ना? अरमान ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैंने तो कई बार रिद्धिमा से कहा था कि चुपके से अपनी दीदी से मिल आए, उसे अच्छा लगता, पर रिद्धिमा अपने पापा के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहती थी। मिष्टी ने अरमान की बात को काटते हुए, और इसलिए उन्होंने डॉक्टर विवेक से शादी की, आपसे नहीं। अरमान ने झिझकते हुए कहा, मिष्टी, डॉक्टर विवेक तुम्हारे पापा हैं। मिष्टी, पता है प्रकाश, आप मेरे पापा होते। अरमान को समझ नहीं आ रहा था क्या कहे, इसलिए उसने बात को घुमाते हुए कहा, पापा होता तो दोस्त नहीं बन पाता ना, और मुझे मिष्टी की दोस्ती ज़्यादा प्यारी है। मिष्टी हंसते हुए बोल पड़ी, आपको पता है डॉक्टर अरमान, एक लड़की के लाइफ में उसके पापा ही सबसे बड़े दोस्त होते हैं। अरमान ने हंसते हुए कहा था, तो फिर डॉक्टर विवेक तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त होंगे, है ना? मिष्टी का चेहरा उतर गया था, उसने कुछ उत्तर नहीं दिया था और अचानक वहां से उठते हुए कहा था, मुझे देर हो रही है। मिष्टी चली गई थी, पर अरमान ने देख लिया था किस तरह से उसने रिद्धिमा की तरह ही बड़े सफाई से अपने आंसू छुपा गई थी। कुछ तो है जो मिष्टी अपने पापा से इतनी चिढ़ती है, पर अरमान उनके निजी मामलों में दखल नहीं दे सकता था। वैसे भी रिद्धिमा उससे नहीं मिलना चाहती थी, शायद अरमान से मिल करके उसे अपना प्यार याद आता, या शायद वह विवेक से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और अब अरमान का उसके ज़िंदगी में कोई जगह नहीं थी। पर अगले दिन मिष्टी ने मिलते ही अरमान से पूछा था, क्या आप मुझे मासी के घर ले जा सकते हैं? अरमान ने चौंकते हुए कहा था, पर तुम्हारी मम्मा को पता चला तो? मिष्टी ने निश्चिंतता के साथ उत्तर दिया था, बताएगा कौन? अरमान ने चुपचाप खड़ा देख करके बोल पड़ा, वह मैं खुद मिल लेती, पर उन्हें पहचानती नहीं हूँ और ना किसी से इस बारे में पूछ सकती हूँ, वरना आपसे हेल्प नहीं लेती। ने हंसते हुए कहा था, ओके चलो आज ही मैं मिलवाता हूँ। अंजलि अरमान को देख करके चौंक गई थी और उससे भी ज्यादा हैरत में पड़ गई थी मिष्टी को देख करके। वह उनका स्वागत करना ही भूल गई थी और दरवाजे पर ही खड़ी थी, तभी उसे उस बच्ची की मीठी सी आवाज सुनाई पड़ी, क्या आप ही अंजलि जोशी हैं? अंजलि ने सर हिलाते हुए कहा था, हाँ, पर तुम कौन हो? फिर अरमान की ओर देखते हुए पूछा था, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ अरमान?
कैसे हो, मुंबई में रहते हो? ये तुम्हारी बेटी है क्या? बड़ी प्यारी है, बिल्कुल मेरी रिद्धि जैसी है। वह बात खत्म नहीं कर पाई थी और उसकी आवाज भर्रा गई थी। अरमान सोच नहीं पा रहा था कि कैसे बात को शुरू करे, पर मिष्टी बोल पड़ी, इतने सारे सवाल एक साथ, अगर थोड़ी बैठने की जगह मिल जाए तो हम एक एक करके सबके उत्तर दे दें। अंजलि मुस्कुरा पड़ी थी। वह मिष्टी के रेशम जैसे बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, सॉरी, वो अचानक बहुत दिनों के बाद मिले ना। अंदर आ जाओ बेटा। अरमान, तुम भी आओ। दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे। अंजलि सामने बैठी अवाक सी मिष्टी की बातें सुन रही थी। मिष्टी ने बताया था वह उसकी बहन रिद्धिमा की बेटी है और उसे पता ही नहीं था कि उसकी कोई मासी भी है। वो तो डॉक्टर अरमान ने बताया तो वह तुरंत मिलने चली आई। अंजलि पास आकर के उसे बाहों में भर लिया था। कितनी खूबसूरत है मिष्टी, बिल्कुल उसकी रिद्धि जैसी है। उसने प्यार से मिष्टी के गालों को सहलाते हुए कहा था, मेरी रिद्धि कैसी है मिष्टी? क्या अब भी वह मुझसे नाराज है? क्या उसका मुझसे मिलने का मन नहीं होता है? मिष्टी, मम्मा ठीक है मासी, पर यही बात मैं आपसे पूछूं तो क्या आपका मन नहीं होता मम्मा से मिलने का? अंजलि ने भर्राई आवाज में कहा था, बहुत मन होता है मिष्टी। जब हमने उसकी शादी की बात सुनी तो पापा के मना करने के बावजूद वहां गई थी, पर पापा ने रिद्धि से मिलने ही नहीं दिया और कसम दे दी थी कि अगर हमने उनसे या रिद्धि से मिलने की कोशिश की या कोई कांटेक्ट की तो उनका मरा हुआ मुंह देखेगी। मैं जानती थी पापा जो कहते हैं वही करते हैं, इसलिए उसके बाद उनसे दूर ही रही। मिष्टी ने कुछ सोचते हुए कहा, हूँ तो शायद दादू ने मम्मा को भी ऐसी ही कोई कसम दी होगी जो मम्मा आप लोगों की बात तक नहीं करती। पर एक बात बताओ मौसी, दादू आपसे गुस्सा क्यों हैं? अतुल, जो बहुत देर से उनकी बातें सुन रहा था, बोल पड़ा, क्योंकि तुम्हारी ब्यूटीफुल मौसी ने इस बदसूरत इंसान से शादी की थी। मिष्टी ने आश्चर्य से कहा, आप तो कितने हैंडसम हो। अतुल ने हंस करके कहा, आप समझी नहीं मिस मिष्टी, कुछ लोग पैसे को इंसान की खूबसूरती या बदसूरती सोचते हैं। आपके दादू भी वैसे ही इंसान हैं। अंजलि ने अतुल को झिड़कते हुए कहा, तुम भी ना अतुल, मिष्टी बच्ची है अभी, उससे ऐसी बातें करते हैं क्या? मिष्टी, नहीं मासी, मैं बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ। अब देखो ना, मेरा फ्रेंड डॉक्टर अरमान कितना हैंडसम है, पर दादू ने उन्हें छोड़ करके डॉक्टर विवेक को रिद्धिमा के लिए चुना। मैं समझ सकती हूँ क्यों। अंजलि हैरत से बोल पड़ी, डॉक्टर विवेक तुम्हारे पापा हैं मिष्टी? मिष्टी ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया, जानती हूँ। अच्छा मौसी, चलती हूँ। अंजलि ने जल्दी से उत्तर दिया, अरे ऐसी कैसी, मेरी रिद्धि जी की बेटी बिना कुछ खाए जा सकती है? तभी एक उसके ही उम्र का लड़का हाथ में मिठाई की प्लेट लेकर के उसके पास आया और मीठी सी हंसी के साथ कहा, आप लोग भूल सकते हो पर मैं अपनी छोटी बहन को बिना मुंह मीठा किए नहीं जाने दे सकता। अंजलि ने हंसते हुए मिष्टी से कहा, मिष्टी, यह तुम्हारा भाई अभिनंदन है, हमारा बेटा। यह सुनते ही मिष्टी खुशी से उछल पड़ी। वह अभिनंदन का हाथ पकड़ते हुए बोली, हेलो अभी भैया, आज शायद मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है और इसके लिए डॉक्टर अरमान को ढेर सारा थैंक्स। अरमान ने हंसते हुए कहा, दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। मिष्टी, भूल गई क्या? जिंदगी इसी तरह से शायद गुजर जाती। अरमान को अब और कुछ नहीं चाहिए था, बस मिष्टी की दोस्ती, उसके साथ बात करना, बस इतनी ही चाह शेष रह गई थी। शायद रिद्धिमा के जाने के बाद उसने अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं था और ना ही मांगा था, पर आज भी कभी कभी दिल में एक टीस जरूर उठती है। लगता था काश उस समय कुछ हिम्मत किया होता। उसे शशांक ने बताया था कि रिद्धिमा उससे विवाह नहीं करना चाहती क्योंकि उसे विवेक जैसा इंसान मिल गया है, और रिद्धिमा ने खुद उनसे कहा था कि अरमान से प्यार उसका बचपना था। अरमान तो इतना सुनते ही टूट गया था। रिद्धिमा ऐसा कैसे कर सकती है, ये सोचा भी नहीं था। बस एक दर्द सा दिल में लिए उसके रास्ते से हट जाने का फैसला कर लिया था। बाद में उसे पता लगा कि कम से कम एक बार उसे रिद्धिमा से खुद पूछना चाहिए, उसने ऐसा क्यों किया। उसे अपने हक के लिए रिद्धिमा से लड़ना चाहिए था। प्यार के लिए तो रिद्धिमा ने ही अपने कदम आगे बढ़ाए थे, उसने नहीं।
अरमान को अपने हालात और रिद्धिमा के पापा का स्टेटस पता था, इसलिए चाहते हुए भी उसने रिद्धिमा से खुद को दूर रखा था। पर रिद्धिमा इस तरह उसके करीब आती चली गई कि अरमान खुद को रोक नहीं पाया था। फिर भी उसके दिल में असमंजस की स्थिति आती रहती थी और जब भी वह रिद्धिमा से इसकी चर्चा करता तो उसका बस एक ही जवाब था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ अरमान, और प्यार में कोई दीवार नहीं होती है और मेरे पापा मुझसे इतना प्यार करते हैं कि उनके ना कहने का सवाल ही नहीं उठता है। देखना जब मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगी वो कितने खुश होंगे। अरमान मुस्कुरा करके पूछता है, मुझे देख करके तुम्हारे पापा क्यों खुश होंगे भला? तो रिद्धिमा जवाब देती है, क्योंकि तुम इतने हैंडसम जो हो, उन्हें खुशी होगी कि उनकी बेटी ने कोई काले कलूटे से प्यार नहीं किया है। रिद्धिमा के कहने के अंदाज पर अरमान जोर से हंस पड़ता है और उसे अपने करीब खींच करके कहता है, अच्छा जी, मैं काला होता तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना? रिद्धिमा उसके सीने से लगते हुए कहती है, तब भी करती अरमान, क्योंकि जोड़ी तो ऊपर वाले बनाते हैं ना। तुम्हें देखते ही मैं समझ जाती कि तुम ही हो जो मेरे लिए इस धरती पर आए हो। मोबाइल बजते ही अरमान का ध्यान टूट गया। यादों के सिलसिले उसे अभी तक सोने नहीं दे रहे थे। कभी कभी लगता था वह जाकर के रिद्धिमा से पूछे, क्या भगवान से भी गलती हुई थी रिद्धिमा, या तुमसे हुई थी? पर किसी से भी गलती हो, सजा तो मुझे ही मिली है ना। वो ऊपर वाला भी अपनी दुनिया में खुश है और तुम भी अपनी दुनिया में, पर मेरा क्या, मैं कैसे जीऊंगा, तुमने एक बार भी नहीं सोचा। मोबाइल फिर से चीखने लगी थी। अरमान ने देखा मिष्टी का फोन था। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया, पर मिष्टी थोड़ी घबराई हुई थी। उसने बस इतना ही कहा, डॉक्टर अरमान, मैं अभी आपसे मिलना चाहती हूँ, अभी। अरमान, पर तुम हो कहाँ मिष्टी, और इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है ना मिष्टी? मैं आपके घर के सामने खड़ी हूँ और बहुत बार बेल बजाया पर आपने घर दरवाजा नहीं खोला। अरमान, सॉरी मिष्टी, मैं घर में ही हूँ, बस 2 मिनट। अरमान ने दरवाजा खोलते ही मिष्टी को खड़ा पाया, पर आज उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। वह अंदर आकर के धम्म से सोफे पर बैठ गई थी। अरमान किचन से पानी का ग्लास लेकर के आया और मिष्टी की ओर बढ़ाते हुए धीरे से पूछा, क्या हुआ मिष्टी? पर इतना कहते ही मिष्टी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अरमान ने घबराते हुए स्वर में कहा, क्या हुआ मिष्टी, मुझे नहीं बताओगी? रिद्धिमा ने कुछ कहा है क्या, या तुम्हारे पापा को पता चल गया? मिष्टी कुछ देर अरमान की ओर देखती रह गई, फिर भर्राए स्वर में बोली, आप मम्मा को बचा लो डॉक्टर अरमान, मम्मा बड़ी मुसीबत में है, मेरी मम्मा को बचा लो। कहते हुए वह हिचकियों के साथ रोने लगी। अरमान अंदर तक कांप गया था। रिद्धिमा मुसीबत में है, क्या हुआ उसे, कहाँ है वो? उसने सुना मिष्टी कह रही थी, सोचा था जब खूब बड़ी हो जाऊंगी तो मम्मा को लेकर के कहीं दूर चली जाऊंगी जहाँ पापा ना हो, पर शायद तब तक मम्मा जिंदा ही ना रहे। अरमान ने मिष्टी को झकझोरते हुए पूछा, कहाँ है रिद्धिमा, क्या हुआ है उसे? मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा मिष्टी, बस तुम बताओ वो कहाँ है? मिष्टी ने धीरे से कहा, पापा ले गए हैं उन्हें अपने हॉस्पिटल, मम्मा प्रेग्नेंट है ना, मैंने दादी को कहते हुए सुना है कि ले जा इसे, और इस बार भी लड़की हुई तो गर्भपात करा दे। पापा ने कहा, माँ रहने देना, इतनी बार गर्भपात करा चुका हूँ कि कमजोर हो गई है, कहीं इसे कुछ हो ना जाए। तो पता है डॉक्टर अरमान, दादी ने क्या कहा? इन बातों को सुनते हुए डॉक्टर की सांसें रुकने लगी थी। उसकी रिद्धिमा इतनी तकलीफ में है और उसे कुछ पता भी नहीं है। डॉक्टर विवेक के बारे में उसने बहुत सी बातें सुनी थी, पर अपनी पत्नी के लिए वो इतना बुरा इंसान है कोई सोच भी कैसे सकता है। वह बुदबुदाया, क्या कहा तुम्हारी दादी ने मिष्टी? मिष्टी गुस्से से अपने ओंठ चबाते हुए बोली, वह बुढ़ी जो दुर्भाग्यवश मेरी दादी है, उसने कहा कि अगर मर जाती है तो मरने दे, वैसे भी इतने सालों में क्या सुख दिया है हमें, एक खानदान का वारिस भी तो नहीं दी सकी। वैसे मैंने तो अपनी सहेली की बेटी को पसंद भी
कर रखा था तेरे लिए। अरमान ने घुटी हुई आवाज में पूछा। तुम्हारे पापा ने क्या कहा? मिष्टी गुस्से भरी आवाज में बोली। डॉक्टर विवेक ये बात सुनते ही जोर से हंस पड़ा और कहा, ठीक है माँ, और आप कहो तो इसे चैन की नींद सुला दूं। वैसे भी बेजार आ गया हूँ इससे। मिष्टी और कुछ कहती उससे पहले ही अरमान उठ खड़ा हुआ और अपने जबड़े भींचते हुए कहा, मिष्टी तुम घर जाओ और मैं देखता हूँ वह राक्षस कैसे रिद्धिमा को तकलीफ देता है। आज इसका अंत हो करके रहेगा। बहुत दिनों बाद रिद्धिमा ने चैन की सांस ली थी। रिपोर्ट में बेबी बॉय था और विवेक खुश हो गया था। रिद्धिमा को कोई खुशी नहीं थी, पर इतना चैन जरूर था कि इस बच्चे को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ेगी और उसे भी गर्भपात करवाने की तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ेगा। विवेक ने उसे रेस्ट रूम में बिठा दिया था और अपने केबिन में चला गया था। रिद्धिमा इतनी कमजोर थी कि उसे पता ही नहीं चला कि बैठे बैठे ही कब वह सो गई थी। पर अचानक कॉरिडोर में शोर शराबे और लोगों के चीखने चिल्लाने भाग दौड़ करने की आवाज से वह डर गई थी। क्या हो रहा है देखने के लिए जैसे वह बाहर आई, आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वह अरमान ही था उसके सामने खड़ा, गुस्से में तमतमाता हुआ चेहरा। नीचे जमीन पर विवेक पड़ा हुआ था। अरमान उस पर लातों घूंसों की बौछार कर रहा था और साथ में चिल्ला रहा था, अपनी फूल सी बीबी को तकलीफ देता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीने? आज के बाद रिद्धिमा पर हाथ भी उठाया तो तेरी जान लेने में मुझे देर नहीं होगी। याद रख, अरमान अभी जिंदा है और उसके रहते रिद्धिमा पर तूने अत्याचार करने की सोची भी तो कैसे खाल उधेड़ लूंगा तेरा, यू बास्टर्ड। विवेक का सर फट चुका था, वहां से खून बह रहा था और वो खुद को अरमान की गिरफ्त से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। रिद्धिमा की सांसें डर के मारे रुकने लगी थी और एक ही पल में वो अपने होश खो करके जमीन पर गिर पड़ी थी। अरमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसका जुर्म था डॉक्टर विवेक पर बिना वजह हाथ उठाना, उसकी जान लेने की कोशिश करना और हॉस्पिटल के सामान की तोड़ फोड़ करना। उसे 6 महीने की सजा हुई थी। मीडिया ने इस घटना को बढ़ा चढ़ा करके बताया था। डॉक्टर विवेक, अरमान और रिद्धिमा इन्हें लेकर के न जाने कितनी बातें फैलने लगी थी। शशांक इस सदमे को सह नहीं पाया था और मेजर हार्ट अटैक के शिकार हुए थे। रिद्धिमा अपने पापा को देखने जाना चाहती थी, पर विवेक ने इसका उत्तर उसे थप्पड़ से दिया था। रिद्धिमा ने रोते हुए गिड़गिड़ाया था, प्लीज विवेक, मुझे चाहे जितनी सजा देना, पर एक बार पापा के पास जाने दो। पता नहीं वो कैसे होंगे, कौन उनका ख्याल रखेगा। विवेक ने दांत पीसते हुए कहा था, तू अब इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखेगी, समझी ना? मरने दे उस बुढ़े को। वैसे भी तेरे जैसी कलमुही लड़की पैदा करने वाली को मरना ही अच्छा है। रिद्धिमा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा था, आज अगर यही बात तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में मैं कहूँ तो। विवेक की आंखें गुस्से से जलने लगी थी। उसने दांत पीसते हुए कहा था, कहकर तो देख, तेरा ये थोबड़ा इसी वक्त तोड़ दूंगा, फिर देखूंगा कि तेरा कौन आशिक तुझे बचाने आता है। क्या नाम था उस हरामजादे का? हाँ, डॉक्टर अरमान। साले को जिंदगी भर जेल की चक्की ना पिसवाया तो मेरा नाम भी डॉक्टर विवेक नहीं। रिद्धिमा ने ठहरे हुए आवाज में कहा था, तुम अरमान को गाली नहीं दे सकते हो और ना ही उसे सजा दिलवा सकते हो। आज तक मैं तुम्हारे अत्याचारों को सहती रही, पर अगर तुमने अरमान को कुछ भी किया तो। और वह बात खत्म करती उससे पहले ही डॉक्टर विवेक ने उसके बालों को पकड़ते हुए गुस्से से चिल्लाया था, तेरी ये हिम्मत, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। घर की बात बाहर ले जाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अपने आशिक को बताया ना तूने? मिष्टी जो चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी, अचानक चिल्ला पड़ी, पापा, मम्मा को छोड़ दो। मम्मा ने नहीं बताया, मैंने बताया है, मैंने। विवेक ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा, पर मिष्टी उसकी परवाह किए बगैर गुस्से से चिल्ला रही थी, और पापा, आप बहुत बुरे हो। मैं मम्मा को आपसे बचाऊंगी। मेरा दोस्त अरमान अपनी
रिद्धिमा को बचाएगा और मैं मासी से कह करके आपको सजा दिलवाऊंगी। मेरी मासी अपनी बहन के लिए कोर्ट में आपसे लड़ेंगी, आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं। विवेक ने अब रिद्धिमा को छोड़ करके मिष्ठी को पकड़ लिया था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। उसने मिष्ठी के गिरेबान को पकड़ते हुए गर्जा था, तुझे तो पहले ही मार देना था। इस नागिन ने तुझ और एक नागिन को जन्म दिया है। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था, पर कोई नहीं। आज ही तुझे परलोक भेज देता हूँ, फिर देखता हूँ कौन तेरी मासी और कौन तेरी मम्मा का आशिक। रिद्धिमा समझ चुकी थी आज मिष्ठी विवेक के हाथों से नहीं बच सकती, पर उसे अपनी बच्ची को इस राक्षस से बचाना था। वह झटके से उठ खड़ी हुई और पास रखे फूलदान को उठा करके विवेक के सर पर मारा था। विवेक के हाथों से मिष्ठी छूट गई थी। रिद्धिमा चिल्लाई थी, भाग मिष्ठी भाग, वरना ये राक्षस तेरी जान ले लेगा। भाग मेरी बच्ची, मिष्ठी ने कांपते आवाज में कहा था। मम्मा आप। विवेक तब खड़ा हो गया था, पर रिद्धिमा ने उसे पैर से पकड़ लिया और चिल्लाई थी, तुझे मेरी कसम मिष्ठी, भाग अपनी मासी के पास चली जा। मिष्ठी समझ चुकी थी कि अब भाग करके ही वह कुछ कर सकती है। उसने दरवाजा खोला और दौड़ लगाई। विवेक उसके पीछे भागना चाहा था, पर रिद्धिमा के अंदर न जाने कौन सी ताकत पैदा हो गई थी। उसने विवेक के पैरों को पकड़ लिया, जिसे विवेक छुड़ा ही नहीं पाया था। गुस्से से विवेक ने रिद्धिमा को लातों से मारना शुरू कर दिया था, पर रिद्धिमा ने बेहोश होने से पहले तक विवेक को नहीं छोड़ा था। मिष्ठी बच गई थी, रिद्धिमा भी बच गई थी, क्योंकि अंजलि और अतुल पुलिस को लेकर के वहां आ गए थे और बेहोश रिद्धिमा को हॉस्पिटल ले गए थे। पर रिद्धिमा का बच्चा मर चुका था। विवेक पर अंजलि ने केस दर्ज किया था, अपनी बीबी और बच्चों पर अत्याचार करने का। वह जमानत लिए घूम रहा था और बड़े से बड़े वकील को इस केस के विरुद्ध खड़ा कर रहा था। अरमान जेल से छूट गया था क्योंकि अंजलि उसकी वकील थी। विवेक पर मुकदमा चल रहा था, पर केस की तारीख बढ़ती जा रही थी। विवेक ने रिद्धिमा को तलाक दे दिया और अब एक नई जिंदगी की तैयार कर रहा था, अपनी माँ की सहेली की लड़की से शादी करने के ख्वाब देखते हुए। कोर्ट वर्तमान समय में चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। सभी चुप से बैठे थे। दो प्यार भरे दिलों का दर्दनाक परिणाम, एक औरत की लड़की जन्म देने के लिए मिलने वाली सजा को महसूस करते हुए एक छोटी फूल सी बच्ची को अपने पिता के जुल्मों को देखते हुए अचानक परिपक्व बन करके अपनी माँ को उस हवसी से बचाने की कोशिश को महसूस करते हुए सब अंदर ही अंदर शायद कुछ निर्णय ले रहे थे। समाज को बदलने का निर्णय या इन दरिंदों को सबक सिखाने का निर्णय। जज, तो अब आप क्या चाहती हो मिस मिष्ठी? मिष्ठी ने चारों तरफ देखा और दर्द भरी आवाज में उत्तर दिया, मैं तो बस इतना चाहती थी कि मम्मा सब कुछ भुला करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, खुश रहें, साहसी बने, पर वो तो अब जीना ही नहीं चाहती हैं। जज, और अरमान वो कहाँ है? मिष्ठी, मेरा दोस्त जा रहा है यहाँ से, अब वो यहाँ नहीं रह सकता। वह अपनी रिद्धिमा को ऐसे घुट घुट करके मरता हुआ नहीं देख सकता है। जज, तो क्या वो अब भी आपकी माँ को अपनाने को तैयार है? मिष्ठी ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, अरमान तो चाहता है, मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक लड़की की सबसे अच्छा दोस्त उसके पापा होते हैं, इसलिए मैं अपने दोस्त को पापा बनाना चाहती हूँ। पर मम्मा नहीं चाहती हैं, इसलिए अरमान जा रहा है और कभी यहाँ वापस नहीं आएगा। कुछ ही देर में कोर्ट में एक अजीब परंतु निर्णायक फैसला सुनाया गया। इस बच्ची की दलीलों को सुनते हुए यह कोर्ट या फैसला करती है कि या तो अरमान और रिद्धिमा एक दूसरे को अपना लें या दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाए, दोनों को एक ही जेल में रखा जाए। अरमान और रिद्धिमा खिड़की के पास खड़ी दूर अरमान की तरफ देख रही थी। जो कुछ उसके साथ पिछली जिंदगी में हुआ था उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, और आज जो भी हो रहा है इसका भी तो वो सपना नहीं देख सकती थी। उस नरक जैसी जिंदगी से निकल करके क्या वो सचमुच इस स्वर्ग में आई या उसे इसका भ्रम हो गया था? क्या सचमुच वो आज अरमान के कमरे में दुल्हन के लिबास में है? आज से ना जाने कितने साल पहले उसने जिस सपने को जीना चाहा था, क्या सचमुच आज उसको जी रही थी? विवेक से विवाह के बाद उसने अरमान को भुला करके उस जिंदगी को अपनाना चाहा था, पर विवेक ने उस नरक से भी बदतर जिंदगी दी थी उसे। और जब भी वो विवेक द्वारा दिए गए दर्द से गुजरती, अरमान से नफरत बढ़ती जाती। अगर वह
वह अरमान से प्यार ना करती तो शायद विवेक से विवाह भी नहीं करती। पर जब पापा ने कहा था कि अरमान को उसकी दौलत चाहिए तो वह अरमान से नफरत की आग में जलने लगी थी और विवेक से शादी के लिए हामी भर दी थी। लगा था उसे कि अरमान को तरह इसी तकलीफ दी जाएगी खुद को उससे दूर करके, पर अरमान को नफरत करने की कोशिश में वह खुद से ही नफरत करने लगी थी। उसे अपने शरीर से इतनी नफरत हो गई थी, जानबूझ करके खुद को तकलीफ पहुंचाती थी। जीने की तमन्ना तो कभी की खत्म हो गई थी, पर मिष्टी की वजह से मर भी नहीं सकती थी और उसी मिष्टी ने उसे नई जिंदगी दी थी। उसकी खुशियां वापस लेकर के आई थी, उसके अरमान को वापस लेकर के आई थी। पर क्या वह अरमान के काबिल है? नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है अरमान को देने के लिए। इसलिए तो अरमान से दूर रहना चाहती थी। रिद्धिमा आईने के सामने खड़ी होकर के खुद को निहारने लगी। दुल्हन के लिबास में, मांग में अरमान के नाम का सिंदूर। इस जिंदगी की कामना तो कई साल पहले उसने किया था। कितने सपने देखे थे, पर उस हैवान ने तो उसे पूरी तरह से नोच लिया था। वह अरमान के सामने क्या कहेगी? कैसे कहेगी कि वह उसकी वो रिद्धिमा नहीं है जिससे वह प्यार करता था? अब तो वह एक पुतला रह गई है। रिद्धिमा अपने आंसुओं को रोकने के लिए आंखें बंद कर ली थी, तभी किसी के बाजुओं ने उसे अपनी बाहों में घेर लिया। रिद्धिमा एक बार कांप उठी, पर शीघ्र ही उसे एहसास हुआ कि ये बाहें उसे सुरक्षा देने वाली हैं, ना कि अपनी मनमानी करने वाली। रिद्धिमा अरमान की बाहों में सिमटती हुई बस इतना ही कह पाई थी, अरमान क्यों की मुझसे शादी? अरमान ने आश्चर्य से पूछा था। मतलब? रिद्धिमा ने भर्राई हुई आवाज में कहा था, मैं तुम्हारी ओ रिद्धिमा नहीं हूँ अरमान, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। अरमान ने उसे अपनी बाहों से पकड़ करके सामने खड़ा किया, फिर बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, देखूं तो मेरी वही रिद्धिमा है कि नहीं? अरे यह तो वही कजरारी आंखें हैं जिनमें मैं डूब जाया करता था, और वही कोमल गाल हैं जिसे छूना भी किस्मत की बात होती थी मेरे लिए, और वही रेशम से बाल हैं जिसे देख करके काली घटा भी शर्मा करके मुंह छुपाती थी, और ये कोमल कोमल हाथ। उसने रिद्धिमा के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए भावुक स्वर में बोल पड़ा, बहुत मिस किया है तुम्हें रिद्धिमा। तुम चली गई, क्या मेरी जिंदगी ही ले गई थी, पर अब मुझे मेरी जान वापस मिल गई है। रिद्धिमा सिसकियां भरते हुए अरमान से लिपट गई थी। आधी रात को अचानक अरमान की नींद खुल गई थी। रिद्धिमा नींद में रो रही थी, चिल्ला रही थी। वह घुटी घुटी आवाज में बार बार यही कह रही थी, प्लीज विवेक छोड़ दो मुझे, तकलीफ होती है, दर्द होता है मुझे, इससे अच्छा मार डालो मुझे। अरमान की आंखें गुस्से से जलने लगी थी। उसकी रिद्धिमा अभी भी उन खौफनाक रातों से डरी हुई है। उस दरिंदे के सपने उसे अब भी चैन की नींद सोने नहीं दे रहे हैं। उसने लाइट ऑन करते हुए रिद्धिमा को जगाने की कोशिश की, यह कहते हुए, रिद्धिमा वो यहाँ नहीं है, तुम मेरे पास हो जान, अपने अरमान के पास, और वो यहाँ कभी नहीं आ सकता है। रिद्धिमा ने आंखें खोली और अरमान को देखते ही उससे लिपट गई और थकी हुई आवाज में बोल पड़ी, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना अरमान, मुझे अपने पास ही रखना। अरमान ने हाँ में सिर हिलाते हुए उसे आश्वस्त किया था, सिर्फ इस जिंदगी में नहीं रिद्धिमा, अब तो 100 जन्मों तक ये अरमान अपनी रिद्धिमा के साथ रहेगा, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर उसने रिद्धिमा को पानी का ग्लास देते हुए कहा था, थोड़ा सो जाओ, कल हम पेरिस के लिए रवाना हो जाएंगे। रिद्धिमा ने खुशी भरी आवाज में कहा था, सर तुम्हें अब भी याद है कि मैं शादी के बाद पेरिस जाना चाहती थी? अरमान ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा था, मुझे तो हर वो चीज याद है जो तुमसे जुड़ी है, क्योंकि मेरा प्यार, मेरी जिंदगी तो तुम ही हो रिद्धिमा, आई लव यू। एक हफ्ते बाद अतुल न्यूज़पेपर पढ़ने में खोया हुआ था, तभी अंजलि अंदर आई। वह कोर्ट जाने के लिए रेडी थी। अतुल के इस तरह पेपर में खोया हुआ देख करके बोल पड़ी, आज पेपर में ही घुस करके रह जाना है क्या, ऑफिस नहीं जाना है? अतुल ने सर उठा करके थोड़े उत्तेजित आवाज में कहा, अरे अंजलि, आज का पेपर पढ़ा तुमने? वो विवेक, मिष्टी के पापा, रंगे हाथों पकड़ा गया है एक लड़की के साथ, और उसका हॉस्पिटल सील कर दिया गया है। ना जाने कितने गैर कानूनी काम होते हैं वहाँ। हॉस्पिटल के स्टाफ ने सारा भंडा फोड़ दिया है। अंजलि ने अतुल को घूर करके देखा और कहा, एक बात ख्याल रखना अतुल, मिष्टी का पापा है डॉक्टर अरमान, और कभी तुमने ऐसा कहा भी तो मिष्टी
मिष्टी का गुस्सा तुम ही झेलोगे और मैं उसका भी साथ दूंगी, समझे? अतुल हंसते हुए बोल पड़ा, समझ गया डार्लिंग, पर ये बताओ इतना सब हुआ कैसे? अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना समझ लो, मेरी रिद्धि जितना रोई है यह कमीना और उसकी फैमिली उससे ज्यादा रोएगी। अतुल ने हामी भरते हुए कहा, समझ गया, पर वो तो कुछ दिन में ही छूट जाएगा। प्रूफ मिलेगा क्या तुम्हें उसके कारनामे का? अंजलि, मिल चुका है। जितनी लड़कियों की उसने जिंदगी बर्बाद की है सब साक्षी बनेंगे। और हॉस्पिटल की डॉक्टर सोनाली ने गैर कानूनी कामों का लिस्ट मुझे दे दिया है, पर विवेक से नफरत करती है। पहली बात तो विवेक सोनाली के पति बीमारी का फायदा उठा करके उसके जिस्म से खिलवाड़ करता रहा। सोनाली का ढेर सारे पैसे की जरूरत थी तो अपने पति के कैंसर के इलाज के लिए वह मजबूर थी। दूसरी बात, रिद्धिमा के साथ ही न जाने कितनी लड़कियों को मजबूरन गर्भपात करवाया गया। उस हॉस्पिटल में सारे रिपोर्ट्स सोनाली ने कलेक्ट करके रखे हैं, पर दिलो दिमाग से विवेक को सजा दिलवाना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं थी। पर मेरे बारे में पता चलने के बाद वो खुद मुझसे मिली है। अतुल ने प्रशंसा भरी नजरों से अंजलि को देखते हुए कहा, मान गया तुम्हें अंजलि जोशी। अंजलि ने दांत पीसते हुए कहा, मेरी रिद्धि को इसने जितना रुलाया है उससे ज्यादा मैं इसे रुलाऊंगी, ये वादा है मेरा हमारी मिष्टी से। मिष्टी अंदर आते हुए बोली, मासी, मेरे बारे में बात हो रही है क्या? अंजलि हंसते हुए बोली, हाँ, तेरे पापा का फोन आया था, वो वहाँ अरमान के साथ बहुत खुश है, तेरे बारे में पूछ रही थी। और पता है उसने क्या कहा है? मिष्टी, क्या? अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी मम्मा ने कहा है कि मिष्टी उस ईश्वर का दिया हुआ नायाब तोहफा है मेरे लिए, मेरी जिंदगी है वो। मिष्टी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, आने दो, मम्मा को पूछूंगी उनसे कि मैं सबसे नायाब तोहफा हूँ या अरमान। दोनों में मम्मा को एक को ही चुनना पड़ेगा। अंजलि ने झूठे गुस्से से कहा, तू बड़ी शैतान है मिष्टी, मेरी भोली बहन को अब सताना मत। जा, दादू तुझे बुला रहे हैं। बस मिष्टी मिष्टी रट लगाए बैठे हैं। मिष्टी, ओके बाबा, पर मम्मा से पहले मैं उस प्रश्न का जवाब देती हूँ। भगवान का दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा तो डॉक्टर अरमान है, मम्मा के लिए और मेरे लिए भी। अतुल बोल पड़ा, सच है, अरमान ने सच्चा प्यार किया था रिद्धिमा से, जिसे निभा करके दिखाया। काश ऐसा साथी सबको मिले। कुछ साल बाद अरमान स्टूल पर चढ़ करके बैलून लगाने की कोशिश कर रहा था और पास खड़ा एक नन्हा बच्चा जो अरमान का ही कार्बन कॉपी दिख रहा था, बस एक ही रट लगाए जा रहा था, पापा मुझे बैलून दो ना, मुझे बैलून लगाना है। अरमान ने रपट लगाने की आवाज में कहा, चुप हो जा सोनू, अभी तेरी दीदी आ जाएगी और मुझे ये सब नहीं करने देगी। सोनू, दीदी तो आ गई। अरमान ने मिष्टी की आवाज सुनी। ये क्या पापा, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, यह बच्चों के हैप्पी बर्थडे हैं क्या जो इतने सारे गुब्बारे आपने लगाए हैं? मैं अब 17 साल की हो गई हूँ पापा। अरमान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पता है मुझे, पर पेरेंट्स के लिए बच्चे चाहे 60 साल के हो जाएं, तब भी बच्चे ही होते हैं। मिष्टी ने आश्चर्य से उत्तर दिया, हाइला, तो क्या मेरे 60 साल के जन्मदिन पर भी आप गुब्बारे लगाओगे? अरमान मिष्टी के कहने के अंदाज पर ठहाका लगा करके हंस पड़ा। मिष्टी भी हंसने लगी थी। तभी रिद्धिमा अंदर आते हुए पूछी, क्या बात है बाप बेटी, किस बात पर इतना हंस रहे हैं? सोनू अपने मम्मा के आंचल को खींचते हुए शिकायत भरे लहजे में बोल पड़ा, मम्मा, पापा मुझे प्यार नहीं करते। रिद्धिमा सोनू को गोद में लेते हुए बोली, अब क्या किया आपके पापा ने? सोनू ने शिकायत की, दीदी को गुब्बारा देते, मुझे नहीं। अरमान, सोनू तू तो बड़ा शैतान हो गया है, हर वक्त अपनी मम्मा से मेरी झूठी शिकायत करता रहता है। सोनू ने मुंह फुला करके उत्तर दिया, पापा बुले हैं, अब मम्मा आपको किसी नहीं देंगी, मुझे देंगी। मिष्टी ठहाका लगा करके हंस पड़ी और अरमान ने आंखें दिखाने से सॉरी कहते हुए हंसी रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। तभी सोनू की जुड़वा बहन आंसू को गोद में लिए हुए शशांक अंदर आया और मुस्कुराते हुए पूछा, सब तैयारियां हो गई हैं क्या? कोई कुछ कहे उससे पहले सोनू बोल पड़ा, दादू मैं कत्ती अच्छू को घुमाने ले दाते, मुझे नहीं। शशांक हंसते हुए कहा, आंसू
मुझे तेरी तरह तंग नहीं करती है ना? तू तो घर से बाहर गया कि नहीं? मम्मा पास मम्मा पास मम्मा पास करके रोता है। रिद्धिमा हंसते हुए बोली, मम्मा का लाडला है ना तेरा सोनू। आंसू मैं। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बोली, तू तो अपने दादू की लाडली है। शशांक ने आंसू के गले पर पप्पी देते हुए कहा, मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी आंसू, अरमान और मेरी लाडली, मेरी मिष्ठी। सब हंस पड़े। मिष्ठी, मैं अपने दोस्तों को लेकर के आती हूँ, अब आप लोग भी तैयार हो जाइए। मिष्ठी चली गई थी। शशांक भी बच्चों को लेकर के अंदर चले गए थे। बस वहां रह गए अरमान और रिद्धिमा। अरमान ने रिद्धिमा की तरफ देखते हुए धीमे स्वर में कहा था, एक बात बताओ रिद्धिमा, तुम्हारा लाडला सोनू क्यों है? तुम्हें तो बच्चियों को ज्यादा प्यार करना चाहिए ना? रिद्धिमा अरमान के पास आकर के उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर के कहती है, मुझे तो मेरे तीनों बच्चे प्यारे हैं, पर सोनू को थोड़ा ज्यादा प्यार करती हूँ। जानते हो क्यों अरमान? अरमान क्यों? रिद्धिमा ने उसकी आंखों में झांक करके बोल पड़ी, क्योंकि वो तुम्हारी छवि है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। वो मेरे अरमान के जैसा है, जो मेरी जिंदगी में बहार लेकर के आया, मुझे प्यार करके मेरा जीवन सार्थक बना दिया। मुझे जिंदगी की और ढेर सारी खुशियां जो मेरे इन कमजोर हाथों में समाते ही नहीं हैं। अरमान ने उसके गले लगते हुए प्यार भरी आवाज में उत्तर दिया, तुम कमजोर नहीं हो रिद्धिमा, तुम और तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है, जो मुझे तुम्हारा इंतजार करना सिखाया था। आई लव यू। रिद्धिमा फुसफुसाई, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अरमान, सबसे ज्यादा। तुमसे मैं क्या कहूँ, तू ही मेरा सुकून है, संग तेरे रहूं, तू जिंदगी है। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।